नमस्कार बच्चों, आज हम मिले हैं दोबारा इस वीडियो में। ये हमारी सीरीज़ की अगली वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9th की। और इसमें मेनली हम समझेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के ऊपर हम जो ऑपरेशंस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो वो एक्चुअल में होते क्या हैं। आज हम पहले उनकी बेसिक में देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है उनकी, और उसके बाद उन पे बात करेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि कैसे कैसे ये मतलब बहुत छोटे उसमें हमने क्रक्स में देखा था कि क्या क्या होते हैं। आज उनके बारे में विस्तार में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने पढ़े थे पिछली बार में रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज हम इनके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इन दोनों में अंतर देखेंगे। तो परिमेय संख्या होती क्या है, पिछली बार हमने ये देखा था क्रक्स में कि इनको हम लिखते हैं P बटा Q के रूप में, या जिसको हम बोल सकते हैं कि हम जिनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। यानी कि मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 5/10, ठीक है, 5/10, कुछ भी मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, 3/7 ले लूं, 3/7, 2/5, कुछ भी, ये सारे नंबर हैं, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जिसको हम बटे में लिख सकते हैं और जिसका क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। आज हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्यों इनको रेशनल नंबर कहा जाता है और क्यों अलग इनसे जो नंबर होते हैं उनको इरेशनल कहा जाता है, क्या इसके अंदर की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रेशनल नंबर जो भी होते हैं, जब उनको हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये पहले तो पॉइंट पे हमारा 0 लगेगा, फिर 4 टाइम्स पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, ये कट हो जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें ये हैं कि ये डेसिमल के बाद कभी कभी कंटिन्यू रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे अच्छी जो इसकी बात है जिसकी वजह से हम इसको रेशनल बोलते हैं कि ये रिपीट हो सकते हैं, रिकरिंग होते हैं ये, ठीक है। पहला तो ये कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पहला पॉइंट इसका ये था, दूसरा पॉइंट होता है ये रिकरिंग होते हैं, यानी कि इसके डिजिट आपके रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि दोहराव हो सकता है इसके रिपीटिशन में, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 1/3, तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ सर जी है, क्योंकि इसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और जब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपने देखा होगा इसको सॉल्व करके 0.3333 आता है, जिसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है वो संख्या जो बार बार उसी फॉर्म में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है संख्या, क्योंकि रुकेगी नहीं, इसी फॉर्म में आगे चलती चली जाएगी, और इसके शब्द हमारे रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सा मीनिंग है हमारे रेशनल नंबर का, जो डिवाइड होने पर टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नहीं भी। यहाँ हमने देखा कि टर्मिनेट हो गया, यहाँ देखा हमने कि टर्मिनेट नहीं हुआ, रुका नहीं है वो। लेकिन इसकी जो खासियत है सबसे मेन अगर मैं कहूँ वो क्या है हमारी, ये रिकरिंग होते हैं, इनकी संख्याएं जो होती हैं, इनके जो अंक होते हैं दशमलव के बाद, वो कंटिन्यू रह सकते हैं। उसके ठीक उल्टा हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी खासियत ये तो है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, पहली बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरी बात ये इसकी खासियत कि ये रिकरिंग नहीं होता है, रिकरिंग ये नहीं होता है, ठीक है। इसके जो डिजिट होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। जैसे ही हमने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में देखा था, √5 हो गया, √3 हो गया, ये ऐसे नंबर हैं, हम रूट के अंदर प्राइम नंबर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नंबर जब भी डिवाइड में आते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन इनके साथ ये रिकरिंग नहीं होते, इनका जो डिजिट्स होती हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास पाई है, जिसको हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अलग करके देख लेते हैं।
तो थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। जैसे हमारा इरेशनल नंबर है पाई, जिसको हम लिखते हैं 22/7 या 22/7, ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में पिछली। लेकिन पाई तो हमारा लिखा गया है p/q के रूप में। आप कहेंगे सर ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, इसको इरेशनल की कैटेगरी में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जब कभी हम इसको डिवाइड करवाते हैं, इसको जब हम डिवाइड करवाते हैं तो आपने एक बेसिक इसका पढ़ा होगा कि 22/7 को 3.14 भी बोलते हैं समझने के लिए। लेकिन इसके आगे के और बहुत सारे नंबर होते हैं, तो जितना इसका कैलकुलेशन बढ़ता चला गया है, हमने जितने भी सोर्सेज हैं हमारे पास कैलकुलेशन के, चाहे आप कैलकुलेटर बोल लीजिए, सुपर कंप्यूटर बोल लीजिए, सबके साथ हमने जो करा है, जितने आगे तक ये नंबर गए हैं हज़ारों लाखों में, वो एक तो रिपीट नहीं हो सकते और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहे हैं कहीं भी जाके, और रिपीट नहीं होता है इसका नंबर। जैसे हमारा 0.33 रिपीट हो रहा था उस क्वेश्चन में, तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया क्योंकि ये रिकरिंग होता है। लेकिन वहीं आपका जो 22/7 है ये रिकरिंग नहीं है, इसके डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये पाई हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है, या ऐसे कोई भी नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये दो हमने मतलब पढ़े हैं इसके, रेशनल और इरेशनल। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा क्यों इन दोनों को कहा जाता है। अब हम आगे की स्लाइड्स में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो हैं उसको हम कैसे डील करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा एक्सरसाइज 1.2 का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर्स। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए कि क्या इनके कारण हैं, क्यों आप इन्हें सत्य कहेंगे और क्यों इन्हें असत्य कहेंगे। तो पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं हमारे वो दो तरीके के होते हैं। रियल नंबर एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर दो ब्रांचेस होती हैं हमारी, कौन कौन सी, जिसको हम बोलते हैं रेशनल और जिसको हम बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, इसको हम परिमेय बोलते हैं, हिंदी में भी मैं लिखता रहता हूं ताकि जो दूसरे मीडियम के बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो। इरेशनल या अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम इस परिभाषा की मदद से इस क्वेश्चन को समझने में देखते हैं कि रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे हमारे जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं? सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? जी सर, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल और इरेशनल आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं और रेशनल नंबर भी सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो हमसे चाहे ये पूछता कि सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं तो भी सत्य था, और सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं तो भी सत्य था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर लाया करती हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको हम ट्रू कहेंगे और हिंदी में इसको हम लिखेंगे सत्य। और इसका रीज़न क्या है कि ये इसके कैटेगरी के अंदर आता है, सारी अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेंगे फिर से दूसरा पॉइंट समझने के लिए। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हमने इसको कैसे समझा था कि संख्या रेखा पर सारी संख्या रूट m के फॉर्म में तो हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो m हमारा नेचुरल नंबर हो। जैसे कि अगर मैं संख्या रेखा पर कुछ बनाऊं, √5 बनाता हूं, तो ये तो हमारा 5 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है हमारा। ठीक है, रूट m के फॉर्म में भी है, तो इसको हम आगे क्वेश्चन में डील करेंगे, इसको हम बना सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, जो भी हमारे पास तरीके होते हैं इसके करने के। लेकिन वहीं अगर मैं इसको √4 लिखता हूँ, ठीक है, तो √4 हमारा दोनों चीज़ों का होता है, ये 2 का भी स्क्वायर होता है 4 और -2 का भी होता है। ये आपने देखा होगा कि 2 × 2
भी 4 होता है और -2 मल्टीप्लाई -2 भी 4 होता है। तो इसलिए जब हम इसका रूट खोलते हैं तो हमें नहीं पता होता ये किस मल्टीपल पे था, ये 2 का मल्टीपल था या -2 का मल्टीपल था। तो इसलिए जब हम 4 का रूट हटाते हैं तो ये दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, अब जब आप कहोगे कि सर 5 एक नेचुरल नंबर था, तो सर 4 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जब ये रूट m की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है ये नेचुरल फॉर्म, इसकी नेचुरल फॉर्म 2 भी आ सकती है या आपकी इंटीजर फॉर्म, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर फॉर्म -2 भी आ सकती है। तो ये इस कथन से असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा, कि नहीं हर नंबर जो आपका रूट m की फॉर्म में होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्राकृत संख्या हो, वो इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो हमारे पॉइंट थे, इसको फिर हम साइड कर लेते हैं, इतने पॉइंट को। एक सेकेंड, अब ठीक है, इसको फिर हमने साइड रख दिया। और अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट इसका, कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है पहले जो पॉइंट था उसके लिए। तो हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, पार्ट नंबर 3 है ये। ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन अगर हम लिखें दोबारा, तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक हमारा होता है रेशनल नंबर और एक हमारा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, दो पार्ट हमारे होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब पहले हमने ये देखा कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये बात तो ठीक थी, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन ये थर्ड पॉइंट जो है वो ठीक उसका उल्टा है, कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो नहीं सर, ये पॉइंट हमारा इसलिए गलत हो जाएगा कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो जो ये वर्ड है एवरी, ये इस पॉइंट को गलत ठहरा देता है। प्रत्येक जो शब्द है वो इस पॉइंट को गलत ठहराएगा। अगर हम कुछ लिखें तो कुछ नंबर हमारे, कुछ रियल नंबर इरेशनल होते हैं, कुछ रियल नंबर रेशनल होते हैं। प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेशनल की कैटेगरी के अंदर भी आता है। दोनों तरीके के नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि ये वाला भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और क्यों है? क्योंकि सारे रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी होती हैं, और ये भी हमारा असत्य की कैटेगरी में आएगा, इसको हम फॉल्स लिखेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स का था। आपको अच्छे से समझ आया होगा, जो डाउट होगा उसको हम देखेंगे आगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको समझते हैं आसानी से। आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण देना है जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या हो। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है इस बात को समझने के लिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब धनात्मक पूर्णांक हमने पॉजिटिव इंटीजर्स जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा? 1 से लेकर आपके इन्फिनाइट तक हम बोल सकते हैं, और उसका वर्गमूल की बात हो रही है, उसके वर्गमूल की। तो मान लेते हैं हमें वर्गमूल यानी कि रूट निकालना है किसी भी एक नंबर का। लेट से हमने लिया 7। ठीक है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? जी सर, रूट 7 तो एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। रूट के अंदर ये इरेशनल बन जाता है, जो कि हमने अभी पीछे देखा भी था। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के हिसाब से, इसलिए इरेशनल बनता है। लेकिन सर अगर मैं रूट के अंदर एक और हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो कि है 9 वो ले लेता हूं, सर इसका आंसर तो ये 3 आ जाएगा। इसका आंसर तो +-3 दोनों आ सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये तो परिमेय संख्या बन गई हमारी, क्योंकि इसको हम 3/1 या -3/1 दोनों लिख सकते हैं।
ठीक है, आप +3/1 भी लिख सकते हैं, -3/1, क्योंकि हमें नहीं पता √9 किसका वो था, प्लस का या माइनस का, दोनों लगते हैं हमारे। तो ये आपने देखा क्वेश्चन, ये इस हिसाब से हम कहेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि जो ऐसे प्रॉपर स्क्वायर जो होते हैं उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको एक परिमेय संख्या निकाल के देंगे। इसलिए ऐसे हमने कुछ उदाहरण देखे भी हैं। √9 आपने देखा है, इसको आप √25 से भी क्लैरिफाई और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, √36 से कर सकते हैं, √49 से कर सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ये सारे हमारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये आसान सा एक क्वेश्चन हमारा था। चलते हैं अगली स्लाइड पे, और अब हम समझेंगे इस एक्सरसाइज का एक अच्छा सा क्वेश्चन कि शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसको हम समझने के लिए थोड़े लंबे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। हम वो देखते हैं लंबा प्रोसेस आपके हिसाब से लंबा है या वो आसान है या फिर टफ है, वो समझने में आपको पता लगेगा कैसा है, लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है, धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर हम कोई भी चीज़ कैसे बनाते हैं, खासकर रूट वाली। पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए एक संख्या रेखा है ये, ठीक है, इसको हम 0 मान लेते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब लेट से हमें मानना है कि √2 हमें बनाना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पाइथागोरस। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है हमारा, जो लगता है एक ट्राइंगल के ऊपर, और ट्राइंगल ABC या PQR कोई भी आप 3 बिंदु नाप सकते हैं, ठीक है, जिसमें इसका जो कर्ण होता है, इसकी जो सबसे लंबी लाइन होती है, उसका स्क्वायर हमारी बाकी 2 रेखाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि AC² = AB² + BC²। ये पाइथागोरस का सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी कि इसका जो कर्ण जो हाइपोटेनियस होता है, हमारी 3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो होती है हाइपो, जिसको हम बोलते हैं कर्ण, फिर हमारा होता है आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस, फिर हमारा होता है लंब, या जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या P से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपो का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको कैसे करना होता है, जैसे √2 को हमें करना है, तो हम एक मान लेते हैं कि हमें एक बेस लेना है बेटा। बेस लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर का, कोई भी हम ले सकते हैं, और हाइट लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो कर्ण हमें जब बनाना होगा तो हम देखते हैं इसको यहीं से कि अगर हम बेस 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये किसके स्क्वायर के इक्वल बनेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस 1 का भी 1 होगा, तो h² जो इक्वल होगा वो आपके 2 के होगा, और जब हम h से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट बन जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी एक साइड से स्क्वायर हटाएं तो सामने वाली साइड पे जो = के दूसरी साइड है वहाँ रूट बन जाता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका √2 बन जाएगा। तो अगर हमें √2 दिखाना हो तो 1 सेंटीमीटर का गैप हमें यहाँ से लेना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर हाइट पे लेना है, और इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये √2 बन जाएगा। लेकिन हमें तो सर √5 बनाना है, तो हम इसी प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे। अब हम √2 को बेस मान के आगे चलेंगे जब तक हमें √5 नहीं मिल जाता। तो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, इस पार्ट को साइड, जब तक इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं अभी, ठीक है, समझाने के लिए। अब हम चलते हैं कि जब हम √2 को बेस मानेंगे, अब हम बेस मानते हैं √2 को। अब एक ट्राइंगल हम फिर मानते हैं, हाइट हमें हमेशा 1 लेनी है और बेस हमने माना है √2 को। तो पाइथागोरस के हिसाब से जो h² होगा वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के = होगा। ठीक है, अब हमने बेस कितना माना है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 हाइट हमेशा लेनी है उसका स्क्वायर, और h² इससे हमारा क्या आएगा, √2 का स्क्वायर। जब भी हम किसी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है और उसके ऊपर ब्रैकेट में स्क्वायर हो तो ये रूट हमेशा हट जाता है, हम आगे की जो
एक्सरसाइज है 1.5 1.6, उसमें पावर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो ये रूट हट जाता है, आपका 2 बचा रहेगा और 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, और यहाँ पर आपका एच स्क्वायर जो होगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर 3 आ जाएगा। और हमने अभी देखा था कि जब एक तरफ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वो आपका क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस। अब √3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, √3। लेकिन अभी भी हमें √5 नहीं मिला। एक प्रोसेस हम और करेंगे, इसको फिर हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं हम इसको। अब हमें बेस कितना लेना है बेटा, अब हमें बेस लेना है √3। √3 बेस के साथ हम फिर करेंगे एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, फिर जो कि इक्वल टू होता है बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमने कितना लेना है इस बार, √3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम हमेशा 1 लेंगे इसमें, और एच स्क्वायर हम निकालेंगे कि हमारा कितना हाइपोटेनियस निकलेगा, कर्ण निकलेगा। तो √3 का स्क्वायर मैंने अभी बताया, किसी पर से भी हम जब हटाते हैं स्क्वायर लगाते हैं रूट वाले पे तो वो नॉर्मल 3 बचता है, एक पहले से है तो ये आपका 4 बन जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका, और एच जब हम करेंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 बेटा हमारा 2 होता है। ठीक है, √4 हमारा 2 होता है। अब फिर अभी भी हमें नहीं मिला है √5, तो एक ऑपरेशन हमें और करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या लेना है, अब बेस हमें लेना है 2। अब बेस हमारा आ जाएगा 2। अब एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको आप हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अब बेस हमें कितना लेना है, बेस 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर, लंब हम हमेशा 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू में आपकी हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1, ये आपका एच स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा। और जब हम एच से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर रूट चला जाएगा, हमारे पास हमें मिल जाएगा √5। तो जब हमने रूट बेस माना 2 और हाइट 1 के साथ लिया तो ये √5 आया। तो हमें पता लगा कि हमें क्या करना है, हमें बेस लेना है 2 का, हाइट 1 की, और उसके बाद √5 हमें मिल जाएगा कर्ण के रूप में। तो इसको भी हम थोड़ा सा साइड करके कर लेते हैं। अब हम लेते हैं एक संख्या रेखा। सबसे पहले इसको मान लेते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी। अब हमें कितना बेस लेना था बेटा, इस हमारे ट्राइंगल के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर हम 1 लेते हैं और हम बेस अगर 2 लेते हैं तो ये हमें मिलेगा कर्ण के रूप में √5। तो आपको क्या करना होता है, आपको इतना बेस पहले लेना है 2 का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इतनी हाइट जितनी मैं मान लेता हूँ लगभग इतनी, ये हमारा P हो जाएगा। और इससे जब हम मिलाएंगे इसको तो हमारा हाइपोटेनियस कितना बनेगा, √5 बनेगा। इसको करने का तरीका ये होता है कि आप इसको करते समय अपना कंपास, अपना प्रकार हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, इतना आपको ओपन करना है यहाँ से यहाँ तक, और उसको जब आप नीचे लेके आएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपको यहाँ पर कहीं √5 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है करने का तरीका। नंबर लाइन पर √5 हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, एक पेज पे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमने देखा, थीम हम चेंज कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, हम मान लीजिए अब करते हैं √10 को, इसको करते हैं। तो अगर हम उस प्रोसेस से दोबारा जाएंगे, आप देखेंगे कि आप जब बेस हम लेंगे 3 और 1 लेंगे हाइट, तो हमें ये √10 मिलेगा। किस हिसाब से, ये यहाँ हम देख लेते हैं कि जब हम 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनियस उस टाइम पे क्या आएगा, 3 स्क्वायर बेटा 9 होता है और 1 स्क्वायर 1 होता है। एच स्क्वायर इस मामले में हमें 10, और जब हम एच से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमें रूट मिल जाएगा। तो √10 आता है हमारा किस पे, जब हम बेस लेंगे कितना 3, हाइट लेंगे 1 लंब, और इससे हमें मिलेगा √10।
तो ये आप इसी तरीके से दोबारा कर सकते हैं। नंबर लाइन बनाइए। 0 हमने यहाँ माना, 1 2 3 4। फिर हमें क्या करना है, बेस हमें कितना लेना है, 3 लेना है, तो इतना बेस हम ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। बेस हम 3 लेके हाइट हमें लेनी है 1, इतनी ही हाइट की, और जब हमें इसको इससे मिलाएंगे तो हमारा जो कर्ण आएगा वो √10 होगा। और इतना ही प्रकार रख के जब आप इसको नीचे डाउन करेंगे तो आप यहाँ कहीं आपको √10 की वैल्यू मिल जाएगी नंबर लाइन पर। ये होता है इसको करने का प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो भी हमने देखा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने समझा कि कैसे उस तरीके के सत्य असत्य के सवाल होते हैं, क्यों वो नंबर एक दूसरे की कैटेगरी में लाई करते हैं या नहीं करते, और उसके बाद संख्या रेखा पर कैसे हम रूट के नंबर को दर्शाते हैं, क्योंकि नॉर्मल नंबर आप 2 3 4 5 को दर्शा सकते हैं आसानी से। रूट के नंबर हम कैसे दर्शाते हैं वो हमने देखा, पाइथागोरस एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम पहले बेस देखते हैं कितना होगा, हाइट हमेशा हम 1 लेते हैं, और उसके बाद हमें पता लग जाता है वो कहाँ लाई करेगा, कैसे करेगा। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक था। अगली क्लास में हम 1.3 को कवर करेंगे, देखेंगे उन सवालों को कैसे टैकल किया जाएगा आसान सरल भाषा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।